90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है। इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान आयुषी पांडे जी। आप बीएचयू से एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स हैं और वर्तमान में आप भारतीय वन्यजीव संस्थान एनएमसीजी की कैपेसिटी बिल्डिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपकी एक्सपर्टीज है। हमारे साथ हैं अस्मिका अग्रवाल जी। आप सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में एफआरआई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हैं। आपसे हमारी वार्ता सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर होने वाली है और सॉलिड वेस्ट जो कि इस समय एक बहुत बड़ी परेशानी बन गया है। शहर से लेकर गांव तक जो कूड़ा कचरा, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये एक बड़ी समस्या है और एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आ रहा है। ये हमारे बिहेवियर से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो आयुषी और अस्मिका, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। थैंक यू सर। थैंक यू सर हमको इंट्रोड्यूस करने के लिए। हम बहुत खुश हैं यहाँ आके, तो थैंक यू सो मच। मैं आयुषी आपसे जानना चाहूँगा कि जो वेस्ट है, एक कूड़ा कचरा जो हमें सामान्य तौर पर दिखाई देता है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारा इससे सामना नहीं होता, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। कई बार कहा जाता है कि कूड़े और कचरे का जो निस्तारण है वो घर से ही किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितने तरह का होता है। सर, जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से वेस्ट कुछ भी नहीं है, बट वो रिसोर्सेज है जो कि गलत समय पे गलत जगह पर उपलब्ध है। और जैसा कि आपने पूछा कि हम इन्हें कितने प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, तो आमतौर पर जो हम अपने घरों में वेस्ट देखते हैं वो होता है सॉलिड वेस्ट या फिर डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारे घरों में से निकल रहा है, किचन में से निकल रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं हमारे घरों में, तो कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला कचरा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। इसके अलावा जैसे बायोमेडिकल वेस्ट और एक हैजार्डस वेस्ट एक ऐसी कैटेगरी है जिन पे हम बहुत ध्यान नहीं देते, पर ये बहुत ही घातक होते हैं। और ये हॉस्पिटल से निकलने के अलावा हमारे घरों से भी अक्सर हम सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसी दवाइयाँ हैं जो एक्सपायर हो गई हैं और हम उन्हें एक साथ एक ही कचरे के रूप में करते हैं। तो वेस्ट को विभिन्न प्रकार से समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सही। आयुषी ने बताया कि जो कचरा है उसके बहुत तरह के प्रकार होते हैं और इनके हर प्रकार का अलग अलग तरह से निस्तारण किया जाना चाहिए, और ये एक समझ होनी चाहिए, और हमेशा कूड़े कचरे का जो निस्तारण है वो घर से ही हो जाना चाहिए। एक बात होती है बिहेवियर, व्यवहार, और अमूमन मैं ये देखता हूँ कि कचरे को कचरा ही समझा जाता है, उसको उसके प्रकार में अलग अलग नहीं किया जाता है। क्या सलाह देना चाहेंगे? सर, अगर देखा जाए तो हमारे घरों में रोज़ एक गाना सुबह सुबह सुनाई देता है, गीला कचरा सूखा कचरा, पर हम उसे गाने की तरह ही लेते हैं। और अगर किसी घर में वो जैविक कचरा अजैविक कचरा अलग भी हो जा रहा है, तो भी जब अगला गाड़ी वाला आता है लैंडफिल तक ले जाके छोड़ आता है। इस पूरे सिस्टम में हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे तरफ से होने वाला ये छोटा सा व्यवहार कि हमने अपना घर का सारा कचरा एक साथ भेज दिया, आगे चल के हमारी प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि लैंडफिल्स तक पहुंचने के बाद हम बहुत वायु प्रदूषण होता है, लैंडफिल से निकलने वाले लीचेट से जल प्रदूषण होता है। आप लैंडफिल्स के आसपास आपको चील गिद्ध दिखेंगे, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पे भी उस पर्टिकुलर एरिया के इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत असर पड़ता है। तो अगर हमें इसका निवारण करना है तो बिहेवियर चेंज होना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। और ये शुरू तभी हो सकता है जब एक इंसान ये सोचने के बजाय कि कुछ नहीं हो रहा, ये तो एक बड़े लेवल पे एक दिन जाके ऐसे मिल जाना है, हम ऐसा सोचे कि हमारा छोटा सा चेंज हम करें, हम अपने घर से सोर्स वे सेग्रीगेशन करें। क्योंकि अगर आप देखें तो जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी डेवलप नेशंस हैं जिन्होंने अपने वेस्ट को मैनेज कर लिया है, उनके देशों में ऐसा नहीं है कि वेस्ट जनरेट नहीं होता है, बल्कि वो हमसे दुगुना तिगुना वेस्ट जनरेट करते हैं। बस उनके यहाँ वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वो सेग्रीगेट करते हैं वेस्ट को अकॉर्डिंगली और सोर्स पे, यानी कि अपने स्थान पर। सो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने घरों में अपने बच्चों तक भी जो ये चीज़ें पहुँचाएं, और अपने घरों से ही कचरे को अलग अलग करके ले जाएं। यही एक तरीका है जो हम अपना सकते हैं। आयुषी, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और आपके पास जिम्मेदारी है कैपेसिटी बिल्डिंग की। आप भारतीय वन्य जीव संस्थान WII से जुड़े हुए हैं।
एनएमसीजी के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान बाल गंगा प्रहरी प्रोजेक्ट को चला रहा है और आप उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आप बच्चों से लगातार मिलते हैं। बच्चों को किस तरह से आप समझाते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, गंगा की स्वच्छता का जो अभियान है, जब आप उनको समझाते हैं तो वो जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जी सर। सर, एक हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो हम एक बहुत ही अभी हमने मिशन लाइव भी कंडक्ट किया था, पूरे 5 जून तक हमने किया, जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू ऑन फील्ड रह के लोगों को सस्टेनेबिलिटी के इम्पोर्टेंस सिखाने की कोशिश की, और सस्टेनेबल लिविंग कितनी ज़रूरी है। एक ऐसा जीवन जिसमें ना तो सिर्फ आप अपना जीवन ऐसे जिएं कि आप प्रकृति को कुछ नुकसान ना पहुंचाएं, और आने वाले समय के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं, उसका प्रयास करते हैं। सर, जब हम फील्ड पे होते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक क्लीन अप ड्राइव बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो हम एनवायरनमेंट साइंस के फील्ड के लोग करते हैं। तो हम वो प्रैक्टिस करते हैं, और उससे क्या होता है कि जब हम बच्चों के साथ क्लीन अप कर रहे होते हैं, तो कई बार हमें ऐसा देखा है कि जब छोटे बच्चे वो कचरा उठा रहे होते हैं जो उन्होंने खुद नहीं प्रोड्यूस किया है, तो आसपास के जो लोग होते हैं जो वो देखते हैं कि अरे बच्चा कर सकता है और वो हमारा कचरा नहीं है, वो किसी और का कचरा है। तो इससे हमें 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो जो बच्चा जिसने किसी और का कचरा उठा लिया, वो अगली बार खुद कचरा करने से पहले सोचता है कि नहीं, मैंने ही प्लेट मैं कैसे दोने में कैसे खाऊं, मैं अपने घर से प्लेट लेके आऊंगा, मैं उसमें खाऊंगा। दूसरा, जो व्यक्ति जो इस तरीके से कर रहा है उसके भी व्यवहार में एक बदलाव आता है। वो सोचता है कि अरे मैंने फेंका तो बच्चे को उठाना पड़ रहा है, तो मैं सही जगह पर, भले वो प्लेट लेके ना आए स्टील की, पर एटलीस्ट वो ये करते हैं कि फिर वो सही जगह पे फेंकते हैं, क्योंकि सरकार ने तो बना रखा है कि हर रंग का डिब्बा अलग है, हर रंग का, बस हमारी तरफ से अब काम होना बाकी है। तो वो एक व्यवहार हम फील्ड पे जब काम करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर जब चेंज आता है, वो कहते हैं कैच देम यंग, जब वो बदल रहे हैं तो समाज में और व्यवहार में बदलाव आ रहा है। बहुत सही आयुषी बता रहे हैं कि बच्चों को हम जब इस अभियान से जोड़ते हैं तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो एक सुरक्षित रास्ते पर आगे बढ़ती हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चे जो आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में सॉलिड वेस्ट एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर नहीं रहेगा। बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं। हमारे साथ हैं अस्मिका अग्रवाल। आप सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में एफआरए यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हैं। अस्मिका, आपकी इस सब्जेक्ट को हम आसान शब्दों में जानना चाहेंगे। तो सर, मेनली हमारे कोर्स जो हुआ था उसमें मेरे को भी स्टार्टिंग में कोई आइडिया नहीं था कि ये है क्या। मतलब कोर्स तो ले लिया, फर्स्ट डे जब हम गए तो उस समय मतलब इतना पता था कि हाँ सेल्यूलोज पेपर टेक्नोलॉजी कुछ पेपर से रिलेटेड है, पर क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ाएंगे कोई आइडिया नहीं था। मैं वैसे मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा था कि क्या ही मतलब कौन सी फील्ड में आ गई हूँ। ऊपर से एफआरआई ज़्यादा मतलब उस समय हम घूमने ही जाते थे, पता नहीं था कोर्स का कुछ नहीं कि क्या होता है कैसे होता है। फिर जब एडमिशन हुआ तो जब जाके पता चला कि मतलब हम जैसे घर में भी होते थे तो रद्दी पेपर्स कलेक्ट करने वाला, तो मूंगफली देख के जाता था कुछ, तो पता नहीं था उसके बाद उस पेपर का क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जब वहाँ गए पढ़ा तो पता चला जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें 70% जो घर के वेस्ट पेपर्स ये सब होता है उनसे ही रिसाइकल होके जो हम पे पेपर होते हैं नॉर्मली वो यूज़ होते हैं। जो वर्जिन पेपर्स होते हैं वो 30 या मतलब 20% ही कंपनियाँ होती है जो उनको प्रोड्यूस करती है, बाकी सारे वेस्ट पेपर का ही रिसाइकल होके वो बार बार जब उनकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब होती है तो ब्राउन कलर के जो पेपर मिलते हैं सबसे 10 रुपये वाली कॉपियों, तो लास्ट में जाके वो वैसे तक ही चलती है। तो पूरा मतलब सस्टेनेबल मतलब पूरा उसका मतलब यूज़ पूरा अच्छे से पेपर इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि रिसाइकल होती रहती है पेपर्स बार बार जब तक उनकी क्वालिटी पूरा डिक्रीज ना हो जाए, उसमें स्ट्रेंथ ना बचे फाइबर्स में। तो मतलब वहाँ से जब देखा तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ये सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब देखना वो सब पढ़ना, बचपन में बस कॉपी में पानी गिर जाता है तो लगता है कि ये क्या हो रहा है इसके अंदर, तो वहाँ पे सारा केमिकल फॉर्मूले ये सब पढ़ा कि क्या रिएक्शन हो रही है, स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो वैसे वैसे करके मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब वहाँ पे हमें पढ़ने को और सीखने को मिली थी। तो पेपर का भी यही है, मतलब इंडस्ट्री में जाके हमारी जैसे विजिट होती थी तो देखते थे मतलब कि रिसाइकल पेपर आ रहे हैं, रिएक्शंस करवा रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़वा रहे हैं, उन पे कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन करवा के उनकी कैसे वाइटनेस ब्राइटनेस सब मतलब एग्जैक्ट वैसे ही रखना। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने सीखी थी।
अस्मिका ने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी, और जब अस्मिका पेपर की बात कर रही हैं, कॉपियों की बात कर रही हैं, तो मैं अपने बचपन की तरफ लौट जा रहा हूँ, क्योंकि कॉपियों के पन्ने मैंने बहुत फाड़े हैं। तो अस्मिका, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो कॉपी है उसके जो पेजेस हैं, ये किताब है जिसको हम कहते हैं रद्दी, और उसको हम इकट्ठा करते हैं और फिर हम उनको दे देते हैं, और उसके बाद फिर वो रिसाइकल हो जाता है। अस्मिका, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम पेपर बचाते हैं, अब दौर पेपरलेस वर्क का भी आ रहा है कि आप पेपर बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बचाइए, और पेपर को पर्यावरण से जुड़ा हुआ माना जाता है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ माना जाता है। किस तरह से अगर हम पेपर बचाते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं? देखिए सर, सबसे पहले हमारा जो मतलब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है जब पेपर आते हैं, उसमें अलग अलग केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं। क्योंकि जब वो पेपर आता है तो उसमें कहीं बार कुछ गिरा होता है, तो सबसे पहले उसमें मतलब केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट होते हैं। तो जब मतलब वेस्ट पेपर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जब वो आते हैं तो कभी उनमें येलोपन भी देखा होगा आपने, कुछ वैसे होते हैं, कुछ मतलब फटे पुराने जैसे से होते हैं, तो उनको फिर से केमिकल ट्रीटमेंट देके उनको फिर से मतलब वाइटनिंग एजेंट डालना पड़ता है। तो मतलब बहुत पॉल्यूशन क्रिएट होती है। जैसे उनका हम ट्रीट करेंगे तो उसमें जो वेस्ट वाटर निकलता है वो वाटर क्वालिटी को बहुत मतलब हार्म करता है। उसमें जो मतलब केमिकल्स यूज़ होते हैं उससे जो मतलब गैसेज और वो सब पॉल्यूशन में मतलब हमने बहुत पेपर मिल का आपने बताया था, तो उसमें मतलब स्मेल तो आती ही रहती है पूरे दिन, तो वहाँ की पूरी एयर क्वालिटी पूरा इफ़ेक्ट होती है। क्योंकि जो पेपर होता है उसमें बहुत हार्ड केमिकल ये सब बहुत यूज़ होते हैं ना, तो इसलिए मतलब वो सारा का सारा मतलब इफ़ेक्ट तो करता ही है इन्वायरमेंट को। तो इसलिए मतलब फिर वही है, उसके बाद उन पेपर का मतलब वही है कि वाटर का जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पेपर को आप बचाइएगा। पेपर बनता है, जब रिसाइकल्ड भी होता है तो उस समय भी एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि पानी से जो उसकी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के तहत वो गुजरता है, उसमें पानी का इस्तेमाल होता है और पानी भी उसका हार्मफुल हो जाता है। बहुत सही जानकारी अस्मिका हमें दे रही हैं। इस बीच हमारे साथ हैं आयुषी पांडे। आयुषी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहें। सर, मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगी कर्तव्य गंगा सॉन्ग स्वच्छ करेंगे। बहुत सही, आयुषी ने कहा है कि कर्तव्य गंगा सॉन्ग स्वच्छ करेंगे। तो हाजिर है हमारे श्रोताओं के लिए ये गीत जो प्रेरित करता है गंगा की स्वच्छता के लिए एक कदम आगे बढ़ने। नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे नमामि गंगे, जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे कर्तव्य गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे।
हम तुझसे लेते आए हैं, पर अब तेरी पीड़ा हरनी है। हम तुझसे लेते आए हैं, पर अब तेरी पीड़ा हरनी है। करनी है निर्मल लहर लहर, तेरी सच्ची पूजा करनी है। तुझे शीश झुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे कर्तव्य गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। कर्तव्य गंगे स्वच्छ करेंगे, नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका रेडियो ऋषिकेश में 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान आयुषी पांडे जी। आप बीएचयू से एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स हैं और वर्तमान में एनएमसीजी के एक प्रोजेक्ट जो भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपकी एक्सपर्टीज है। आयुषी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो गंगा नदी, गंगा ही नहीं और भी नदियां, उनमें किस तरह का सॉलिड वेस्ट मिलता है? सर, इसकी बात करने से पहले मैं हमारे पुराणों की तरफ जाना चाहूँगी, क्योंकि हम बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। उसमें एक श्लोक है, मैं वो पढ़ना चाहूँगी। वो इस तरह से है, गंगाम पूर्ण जलाम प्राप्य त्रयोदश विवर्जते, शौचाम आचमन सेकम निर्माल्यम मलघर्षणम वस्त्र त्यागमम मथ घातम संतारंजम विशेषतः। इस श्लोक में बेसिकली ये कह रहे हैं कि ऐसी 13 क्रियाएं हैं जो कि गंगा नदी में करना निषेध है या मना है। तो अगर हम अपने पुराणों की तरफ जाएं, जिसमें कि अगर मैं इसका अर्थ भी बताऊं, तो वो कह रहे हैं कि शौच करना, कुल्ला करना, मल घर्षण करना, या फिर निर्माल्य यानी जो पूजा पाठ के सामग्री है, या फिर वस्त्र त्यागम यानी पहने हुए कपड़ों को त्याग करना, गंगा नदी के आसपास करना निषेध है। और सिर्फ गंगा नदी की बात क्यों करें, अगर हम पुराणों की तरफ जाएं तो वो तो ये कह रहे हैं कि किसी भी नदी में ये करना मना है। लेकिन अगर हम अपने आज को देखें तो हम बहुत आसानी से देखेंगे कि हमारे घरों में हमारी माताएं कहती हैं या मम्मियाँ कहती हैं कि बेटा दिवाली का पूजा है, ये तो नदी में ही जाएगा। और मैंने अपने साथ ये देखा है, फिर क्योंकि मैं बनारस शहर से हूँ तो वहाँ पर भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। लोग आते हैं तीर्थ करने और वो कहते हैं कि तीर्थ का तो मान है कि हमने तो सोचा है कि हम गंगा नदी में अपनी साड़ी छोड़ आएंगे। तो आप घाट किनारे देखेंगे तो आपको किलो 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 साड़ियाँ मिलती हैं। तो अगर आप कचड़े की बात करें तो हम नदियों के किनारे जो मुख्य कचरा देख सकते हैं, एक तो पूजा से निकल के आने वाला कचरा जो कि निर्माल्य की मैंने जैसे बात की। उसके अलावा एग्रीकल्चरल रन ऑफ बहुत बड़ा एक कारण है, क्योंकि जो हमारे देश का लाइवलीहुड है, जो कोई भी सभ्यता जब बसती है तो नदियों के किनारे बसती है। तो वो क्या करती है, अपना जो भी कचरा होता है ना, घर तो साफ कर लेते हैं, लेकिन बाकी तो धीरे धीरे पहले घर के बाहर, पहले गली के बाहर, फिर गली से सड़क, और सड़क से कब वो नदी में मिल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये कुछ मेजर कचड़े हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम हर तरीके से सोचें, चाहे वो हम अपने संस्कृति को लेके सोचें या फिर हम अपने आज को लेके सोचें या कल को लेके सोचें, गलत ही है। और सर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा जीवन जीना है कि आने वाली पुश्तों के लिए भी कुछ बचे, उनके लिए भी छोड़ के जाएं। पर अगर आप आज का क्लाइमेट चेंज देखेंगे, आज के होने वाली चीज़ों को देखेंगे जो अभी हम फेस कर रहे हैं, गर्मियों में हीट वेव्स आ जाती हैं, बरसात के समय में फ्लड्स आ जाते हैं, सर्दियों में शीतलहरी आती है, हम परेशान ही चल रहे हैं। इसके साथ अगर हम सोचें तो हमें अगर अपने आज में परिवर्तन चाहिए कि हम एक अच्छा जीवन जी सके, तो हमें अभी से अपने हर तरह के व्यवहार को बदलना होगा। फिर चाहे वो अपशिष्ट प्रबंधन को लेके जिसे हम बात कर रहे हैं उसको लेके हो, या फिर हमारी जो रोज की जीवन जीने का तरीका है,
हमें उनमें भी बहुत सारे बदलाव करने होंगे। बहुत सही आपने बताया है कि गंगा में, और गंगा ही नहीं और भी बहुत सारी नदियों में, जो गंगा की सहायक नदियां हैं, उनमें भी बहुत तरह का कचरा देखने को मिलता है। जैसे कि आपने एग्रीकल्चर वेस्ट की बात की, आपने एग्रीकल्चर से जो खेतों से जो पानी निकलता है वो भी नदियों में जाता है। मैंने देखा है कि हमारे पास जो खेती वाले इलाके हैं, गाँव हैं, उनके पास बहने वाली नदियाँ बहुत पॉल्यूशन उनमें हो गया है, और वो शहर में जो भी कुछ मिलता है वो शहर से लेकर वो खेतों तक ले जाती हैं। हमारी जो फसलें हैं वो खराब हो रही हैं। हमारे साथ हैं अस्मिका अग्रवाल। आप बाल गंगा प्रहरी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। गंगा की स्वच्छता और गंगा में पलने बढ़ने वाले जीव जंतुओं के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके पास है। आप कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता विकास की जो जिम्मेदारी है आपके पास है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अस्मिका, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों को आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं? वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके माध्यम से आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं गंगा की स्वच्छता के लिए? तो सर, जैसे हमारा प्रोग्राम है बाल गंगा प्रहरी, तो उसमें हमारा मेन मोटो यही है कि बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना है कि बच्चे मतलब सीखे भी, इंजॉय भी करे, और उस चीज़ को मतलब आगे जाके से भूले ना कि बस हाँ आए, हमने सिखाया, घर जाके भूल गए कि क्या सीखा। तो जैसे हमारा मोटो यही है कि बच्चे मतलब भूले ना घर जाके कि हमने क्या उनको सिखाया। तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है, अगर बच्चों को खेल कूद में या फिर किसी को ऐसे करना है कि मतलब उनको मज़ा आए उस चीज़ में और वो भूले ना उस चीज़ को आगे जाके, तो इसलिए हमने गेम्स बनाए हैं। तो हमारा मेन मोटो मतलब यही रहता है कि बच्चे मतलब भूले ना कि जो हम उन्हें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो घर जाके मतलब ऐसा ना हो कि बस वहीं सीखा, बाद में जाके भूल जा रहे हैं कि हमने क्या सीखा है क्या नहीं। तो जैसे हम बच्चों के लिए गेम डिज़ाइन करते हैं, तो हमने उनके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ बनाई हैं। जैसे स्टिकी वाइल्ड लाइफ स्टैम्प करके हमारा एक गेम है, उसमें हमने गंगा से रिलेटेड ही स्पीसीज़ रखी हैं। तो बच्चों को मतलब पहले कोई आइडिया नहीं था कि गैंगस्टिक डॉल्फिन क्या है, क्या नहीं है। तो गेम के माध्यम से उनको समझ में आया। अब उनको जैसे नॉर्मली जैसे हम सिखाते हैं, खिलाते हैं, तो वो सीखते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके खेलते हैं। आगे जाके उनको याद भी रहता है कि हाँ, हमने वो गेम खेला था, उसमें ये था, हमने ये पढ़ा था। तो वो चीज़ मतलब एक बच्चों के दिमाग में मतलब रहती है। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी पिकअप करते हैं, जल्दी उस चीज़ को मतलब सीखते हैं, कैच करते हैं। अब जैसे एक गेम है हमारा टोटो टर्टल करके, तो उसमें अगर हम बड़े बच्चों को जैसे इन्वॉल्व करते हैं तो वो मतलब उसको खेलने में बहुत टाइम लगाते हैं, सोचते हैं। और बच्चों को बहुत क्विक लर्निंग होती है ना, तो डायरेक्ट जाके टर्टल करके जल्दी से उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो उस हिसाब से मतलब बच्चों की कैच पावर बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए हम पूरा फोकस हमारा वही रहता है कि छोटे बच्चों को मतलब बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है हमारे मतलब गेम के द्वारा या जैसे भी हो। तो आजकल हमारे इंस्टीट्यूट में एक्सपोजर विजिट करके हम करवा रहे हैं। तो उसमें जैसे बच्चे आ रहे हैं तो हमें पहले तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का पूरा एक करके मतलब उनको विजिट करवाते हैं हम वहाँ पे। तो उसमें उनको वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में सारा बताते हैं, एजुकेशन दिखाते हैं, फॉरेंसिक लैब ले जाते हैं। उनको वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे जाके कभी देखा नहीं है कि क्या है। तो फॉरेंसिक लैब में उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। वो हमारा बहुत हिट कैंपेन टाइप का भी चल रहा है आजकल। तो वही है मतलब बच्चों को ज़्यादातर मतलब इन्वॉल्व करना इस चीज़ से रिलेटेड ना। और वाइल्ड लाइफ का मतलब बच्चों को रहता है क्योंकि वो नेशनल ज्योग्राफी में देखते हैं वो चीज़, तो वहाँ आके उनको थोड़ा इंटरेस्ट आता है। उनका मतलब थोड़ा शायद से वो भी क्लियर हो सकता है कि आगे जाके फ्यूचर में हम यहाँ आ सकते हैं। उनको मतलब उनका एजुकेशन से रिलेटेड वो पूछते भी हैं कि यहाँ हमारा क्या स्कोप है, आगे जाके हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सब इन्फॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर मतलब उनके फ्यूचर के लिए बहुत चीज़ें मतलब ऐसी है कि इंस्टीट्यूट वाले मतलब काफ़ी वो कर रहे हैं। बहुत सही। आज अस्मिका ने बताया है कि हम बच्चों को किन एक्टिविटी के माध्यम से क्षमता विकास उनका हम कर रहे हैं। बच्चों को हम बता रहे हैं कि गंगा जीवन रेखा है, क्योंकि गंगा आजीविका का एक बड़ा स्रोत भी है। गंगा नदी जिन राज्यों से होकर बहती है वो राज्य तो गंगा से पल्लवित पुष्पित होते ही हैं। उन राज्यों के लोगों का जीवन गंगा के सहारे आगे बढ़ता ही है। इसके अलावा जो बेसिन एरिया के लोग हैं वो भी गंगा पर आश्रित हैं, क्योंकि जो सहायक नदियां हैं वो भी गंगा में मिलती हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं अस्मिका। आपसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। हम तो चाह रहे हैं कि आपसे लगातार बातों का दौर जारी रहे। इस बीच हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना पसंद करें।
एक गाना है ए.आर. रहमान का पानी एंथम, तो मैं वो डेडिकेट करना चाहती हूँ। बहुत सही। अस्मिका ने एक गाना डेडिकेट करना चाहा है और ये गीत हाजिर सोचो है तो हमारे क्यों श्रोताओं है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों। चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों। चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। है कब से नाराज गुस्सा गुस्सा पानी, ये क्यों उदास पानी क्यों। चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। Drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop, drip, drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop. चलो बचा ले ये धरोहर पुरानी, ये तेरा मेरा पानी। Drip, drop, drippity drop. चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी। Drip, drop, drippity drop. पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। पानी, स्वच्छता और पानी पानी पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। ये एक कम्युनिटी रेडियो है और इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान आयुषी पांडे। आयुषी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन से तरीके हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए, वो कौन सी पहल करें कि हम अपने पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखें, कचरा ना फैलाएं और जो कचरा प्रबंधन है उसमें भी सहयोग करें। सर, मैं उदाहरण देते हुए ही कुछ कहना चाहूँगी कि अगर मैं अपने स्तर पर ही इस चीज़ को देखूँ, तो जब मैं सामान खरीदने जाती हूँ, एक शैम्पू की बॉटल भी, तो मेरे पास कई ऑप्शंस होते हैं कि या तो मैं 1 रुपए का एक शैम्पू का पाउच खरीदूँ, या मैं एक शैम्पू की एक बड़ी बॉटल खरीदूँ, या फिर रिफिल स्टेशंस, जो कि आजकल नया आ रहा है कॉन्सेप्ट, कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो शैम्पू की बॉटल्स को बार-बार रिफ़िल करके देते हैं। मैं उसको बार-बार रिफ़िल कर लूँ, या फिर मैं किसी प्राकृतिक प्रकार के शैम्पू जैसे रीठा शिकाकाई इसका इस्तेमाल करूँ। ये सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। मेरी चॉइस है कि मैं क्या करती हूँ। हम जैसे मैंने इस क्रम में बोला, हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी जो तरीका होगा वो उतना प्रकृति के लिए फेवरेबल होगा। इसके अलावा जैसे अगर मैं बाहर खाना खाने जा रही हूँ,
तो मैं ऐसे रेस्टोरेंट्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ जो कि मुझे थाली, प्लेट ऐसे में खाना दें, ऐसे ठेले वालों पे खा सकती हूँ जो दें। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं हमेशा अपने साथ एक छोटा-सा पाउच कैरी कर सकती हूँ जिसमें एक प्लेट, एक चम्मच, एक स्ट्रॉ, एक ग्लास उपलब्ध हो और मैं हमेशा उसका इस्तेमाल करूँ। तो इसके अलावा जैसे ब्रश करते वक़्त भी हमारे पास ऑप्शन होता है, हम क्योंकि एक प्लास्टिक का टूथब्रश डीके होने में बहुत समय लेता है, हम एक बैम्बू टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं। हम कभी भी बाहर सामान खरीदने जाएँ तो हम अपना झोला हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, एक झोला जिसमें हम सब्ज़ी लेके आएँ। जितनी बार कोई मुझे प्लास्टिक ऑफ़र करे मैं रिफ्यूज़ करूँ कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। और इससे उनको भी साथ-साथ मैं सामने वाले को भी बोलूँ कि भैया प्लास्टिक तो आप दे रहे हो, तो आपको ₹20 लग रहे हैं, आपको ये आप प्लास्टिक ₹20 का खरीदोगे, ₹20 के बजाय आप हर ग्राहक को बोला करो कि झोला लेके आओ, नहीं तो मैं सामान नहीं दूँगा। इसके अलावा जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अपने घर में ही वेस्ट का सेग्रीगेशन और सही तरीके से उसका वापस उसको फेंकना, डिस्पोज़ करना। कम से कम सामान खरीदना, फ़ास्ट फ़ैशन एक आजकल बहुत कल्चर हो गया, हम शॉपिंग बहुत करते हैं। हम जूते बहुत खरीदते हैं, जूतों के जो सोल्स होते हैं वो प्लास्टिक के ही होते हैं, वो डीके होने में बहुत टाइम लेते हैं। ये समझना, एक ग्रीन वॉशिंग भी आजकल एक टर्म आ गया है, जो कंपनीज़ हर चीज़ को ग्रीन लेबल लगा के सेल कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। हर प्रोडक्ट इको फ्रेंडली नहीं होता। कई बार हम दुकानों पे जो कपड़े वाला झोला भी लेते हैं, जब हम उसे डिज़ोल्व करने के लिए रखते हैं, तो उससे भी एक प्लास्टिक की एक पतली लेयर निकलती है। जो पेपर कप के नाम पे जिसमें कॉफ़ी मिलती है, जब हम उसे डिस्पोज़ करने के लिए, या नदियों में हमने कई बार देखा कि वो एकदम प्लास्टिक की एक पतली सी झिल्ली होती है जो मछलियाँ खा जाती हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम समझें कि क्या चीज़ असल में पर्यावरण के लिए अपने आप को पढ़ाते रहें, अपने आप को हमेशा सिखाते रहें कि और क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, एयर कंडीशन है, अगर इस्तेमाल आवश्यकता नहीं है तो इस्तेमाल ना करें, जितना कम से कम। पानी का इस्तेमाल हम करते हैं रोज़, नहाने के लिए शावर यूज़ करते हैं। कैंपेन्स चलते हैं अब तो कि नहीं शावर नहीं, बकेट से नहाओ तो ईज़ी पड़ेगा। और भी जैसे अगर बर्तन माँजने के लिए हम वो जूना शायद बोलते हैं जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, वो स्टील का होता है, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में होके नदियों में पहुँच जाता है। फिर वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनमें भी उसको साफ़ करना बहुत, मतलब उनको कैच करना एक प्रॉब्लम की तरह होता है। उसकी जगह पे पहले के समय में हमारे नारियल की रस्सियों का इस्तेमाल करते थे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है, हम अपने पहले की जनरेशन को देख सकते हैं। जैसे मैं अपनी दादी की तरफ देखती हूँ कि वो कैसे जीती थी, क्योंकि उनके समय में ये चीज़ें नहीं थी। तो ये ऐसी कुछ छोटी चीज़ें हैं। और अगर मैं आज की भाषा में बोलूँ तो 3R प्रिंसिपल्स जो हैं, रिड्यूस यानी कम से कम, रीयूज़ यानी जिस चीज़ का हो उसका जितने ज़्यादा, एंड देन रीसाइकिल कि जो है भी और आपके काम का नहीं है, उसको वापस उस इंडस्ट्री में भेज दो ताकि उसका वापस से इस्तेमाल हो सके। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल, जो मैं अभी लिस्ट आउट कर पा रही हूँ, जो हम करके अपना जीवन शैली इको फ्रेंडली बना सकते हैं। और अगर जैसे हम ट्रैवल करने भी जा रहे हैं, तो एक इको टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट है या फिर इको फ्रेंडली टूरिज़्म हम कहते हैं। तो हम ट्रैवल करते वक़्त भी तुरंत फटाक से एक पानी की बॉटल खरीद लेते हैं, हम मना कर सकते हैं। हम अपनी बॉटल साथ में कैरी करते हैं, तो हम बार-बार उसे वाटर रिफिलर से रिफ़िल कर सकते हैं। ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो हम करके अपना जीवन शैली पर्यावरण फ्रेंडली बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे जब हम घूमने जाते हैं, जो भी आपने वेस्ट जनरेट किया उसको अपने साथ वापस लेके आए। ख़ास तौर पे जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, झरनों पे जाते हैं, हमने देखा है कि लोग वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। और अगर वहाँ पे डस्टबिन भी है और हम अब उसमें भी डाल रहे हैं ना, तो अभी वहाँ तक पहुँच पाना इतना ईज़िली नहीं हो पाया कि हर कोई जाके वो बार-बार लेके आ पाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जैसे गाँव की तरफ भी कूड़े को जला देते हैं बहुत लोग, प्लास्टिक को जलाते हैं। प्लास्टिक को जला के ठंड के समय में अगर आप देखेंगे तो लोग प्लास्टिक जला के हाथ ताप रहे होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि प्लास्टिक जलाने से डाइऑक्सिन जैसी गैसें निकलती हैं जिससे कैंसर तक हो सकता है, पर वो प्लास्टिक भी जला रहे हैं। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें करना ही पड़ेगा। आयुषी, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आपने बताया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डेली लाइफ है उसमें हम किस तरह की प्रयोग करें, किस तरह की बातों को अंजाम दें जिससे हमारा पर्यावरण बच जाए। आयुषी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो जाने अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि खड़े हुए हैं और कोई भी रेपर को हमने फाड़ा और उसको हमने फेंक दिया। इस तरह की बहुत सारी बातें हम जाने अनजाने में करते हैं। आखिर में पर्यावरण को हमारे इस बिहेवियर से क्या नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हमें तो दिखता नहीं है। अभी हमने कूड़ा फेंका कहीं भी,
वो हमें नहीं दिख रहा है कि सीधे तौर पर हमें लग रहा है कि ये हमारा काम नहीं है, लेकिन हम पहल कर सकते हैं अच्छे काम के लिए। तो अप्रत्यक्ष तौर पर क्या नुकसान हमें होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं? सर, इस नुकसान के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, मैं एक-एक करके गिनाना चाहूँगी। और हम अपने कैंपेन्स में भी जब हम बच्चों से मिलते हैं, तो हम बच्चों को भी इसी तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपने एक चिप्स का पैकेट खाया और उसका टुकड़ा फेंक दिया। एक टुकड़ा सिर्फ़ आपने फेंका, बाकी पैकेट आपने डस्टबिन में फेंका, पर वो छोटा टुकड़ा हो सकता है कल को जाके नदी में मिले, और नदी से समुद्र, और समुद्र में किसी एक बहुत ही रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज़, टर्टल की स्पीसीज़ है, वो उसके पेट तक पहुँचेगा और वो मर जाएगा। तो हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा खो दिया। अगर हम इस चीज़ को ऐसे सोचें कि वो छोटा टुकड़ा जो आपकी तरफ से सिर्फ एक था, पर वही कई छोटे टुकड़े बहुत से लोगों ने फेंके, और फिर वो एंड में, क्योंकि हम उसका किसी तरह से निवारण नहीं कर पा रहे, तो लैंडफिल साइट पे जाके पड़ा रहा। तो लैंडफिल से लीचेट्स निकले, लीचेट से वाटर पॉल्यूशन हुआ, वाटर पॉल्यूशन से अशुद्ध पानी हमने ही पिया और हमारा ही शरीर खराब हुआ। वही लैंडफिल से या वही कचरा जब अगर किसी ने गलती से इकट्ठा करके जला दिया, तो वायु प्रदूषण हुआ और हमारे ही शहर की हवा खराब हो गई। इसी के साथ अगर हम देखें तो टूरिज्म, बहुत ही इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, वो कचरा अगर मिट्टी में मिल गया, वो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक बन जाएगा, कल को हमारे खानों में आ भी चुका है, हमारे ह्यूमन बेबीज़ के ब्लड में अब माइक्रो प्लास्टिक प्रेजेंट है, तो वो वहाँ तक पहुँचा, फिर उसके बाद ब्लड तक आ गया, हमारे खाने की प्लेट तक वो प्लास्टिक पहुँच गया। अगर हम टूरिज्म को देखें, कोई भी इंसान ऐसी जगह घूमने नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे बहुत गंदगी है। वो क्योंकि हम घूमना टूरिज्म, तो हमारे देश का टूरिज्म एक बहुत बड़ी इकोनॉमी प्ले करता है, वो कम हो जाएगा, तो हमारी ओवरऑल जीडीपी, हमारी ग्रोथ, वो भी डिक्रीज होगी। तो एक बहुत ही छोटा सा चीज़ जो हमें दिखता नहीं है, पर अगर हम अपने व्यवहार की तरफ ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक बहुत ही छोटी सी भी चीज़ से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये पड़ रहा है। अगर हम आज के वर्तमान समय में देखेंगे, आप ऐसे बहुत सारी जगह हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस होता है वो बहुत फेमस नहीं होता है, कोई इन्फ्लुएंसर जाता है वहाँ, एक फ़ोटो डालता है कि ये बहुत अच्छी जगह है, अगले दिन वहाँ 100 होते हैं, वहाँ पे कोई दुकान भी खुल जाएगी, दुकान में प्लेट्स होंगी, पैकेट्स होंगे, वो पीछे पड़े रहेंगे। अब उससे वो टूरिस्ट प्लेस अगले 2 महीनों में इतना गंदा हो जाएगा कि अगला टूरिस्ट जब वो वहाँ जाएगा, वो कहेगा, अरे इसने तो कुछ अलग फ़ोटो डाली थी, ये तो कुछ अलग है, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। हमने एक प्राकृतिक जगह को भी ख़राब कर दिया, और हमने जो उससे आने वाले इनकम का सोर्स था वो भी ख़राब कर दिया। तो यही है सर। बहुत सही। और आपने सीधे बात है बिहेवियर की, हम अपना व्यवहार बदलें। एक्चुअली हम लोग सोचते क्या है, वास्तव में सोचते क्या है कि मुझसे क्या, मुझे क्या, क्योंकि पहल सब व्यक्तियों से मिलकर नहीं होती, एक व्यक्ति से पहल होती है, एक कदम आगे बढ़ता है, उसके साथ दूसरा कदम आगे बढ़ता है, और इसी तरह से हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक हल्का सा टुकड़ा भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सही जानकारी आपने हमें दी है। हमारे साथ हैं अस्मिका अग्रवाल। अस्मिका, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो गाँव में रहे हैं, उत्तरकाशी बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत सुंदर गांव है, पर्यावरण की गोद में है। वहां जब आपने बचपन बिताया तो पर्यावरण से कितना गहरा नाता रहता है एक ग्रामीण का, गांव के लोगों का? जी सर। तो जैसे मैं एक बहुत छोटे से गांव से या कस्बा जो भी बोल सकते हैं, तो वहाँ से मैं हूँ। तो जब हम छोटे थे तो जैसे हमारा स्कूल 2 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग मतलब उस समय ऐसा था कि पैदल ही जाना है, सुबह उठना है और पैदल जाना है और आना है। बाद में टाइम ऐसा हुआ कि काफ़ी मतलब पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने बच्चों को उस स्कूल नहीं भेज रहे थे क्योंकि दूर है, पैदल है। तो फिर स्कूल वालों ने गाड़ी लगाई, तो अब वो हो गया कि अब गाड़ी से बच्चे जा रहे हैं वहाँ तक। तो हम लोगों का मतलब ये था कि सुबह उठना है, जाना है, तो वॉक भी हो रही है, मॉर्निंग का मतलब समय, मतलब पूरा हेल्थी वो था लाइफस्टाइल। बाद में जब गाड़ी लग गई, स्कूल बस लग गई, तो सब मतलब इफ़ेक्ट ही हुआ है हम लोगों को, मतलब उधर के एरिया में। फिर उसकी देखा-देखी में और स्कूलों ने भी ये किया, तो ऐसे कर के मतलब जो सॉफ्टनेस थी उस एरिया की, वो थी, वो सब ना रुइन हुई है उस एरिया की। तो फिर जब धीरे-धीरे मतलब लोग बोलते हैं डेवलपमेंट के उसमें जाते हैं, तो डेवलपमेंट करते-करते ना वो चीज़ पीछे रह जाती है कि मतलब जो उस जगह की खूबसूरती थी। तो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए मतलब आपको सबसे जितना भी कार्बन फुटप्रिंट्स आपको उतना
लेस यूज़ करना है। जितना कम वो चीज़ होगी उतना मतलब आपकी सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो जैसे मैं गाँव में गई थी अभी, तो हमारे यहाँ आजकल मेलों का सीज़न है। तो वैसे तो वहाँ बहुत साफ़-सुथरा रहता है, पर जैसे ही मेले स्टार्ट होते हैं, गाँव-गाँव से लोग आते हैं, तो इतनी गंदगी होती है मतलब बहुत ज़्यादा। जगह-जगह चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, टॉफ़ीज़ के पड़े हुए हैं। वो तो चले जाते हैं, मेले ख़त्म हो जाते हैं, पर जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, उनको फिर वो चीज़ को वापस से मतलब वो करने के लिए बहुत टाइम लगता है। मतलब उनको भी बहुत दिक्कतें आती है उस चीज़ में कि ये कौन साफ़ करेगा। आपको मतलब लोगों को समझना चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो उसका जो खूबसूरती है उसको मतलब ख़राब ना करें। तो मैं भी मतलब कई बार जैसे जाती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चा को नहीं पता है कि मतलब यहाँ पे फेंकना है, यहाँ फेंकना है, क्या करना है। तो मतलब मैंने 1-2 बार बोला है बच्चों को कि तुम टॉफ़ी खा रहे हो, यहाँ मत रखो, जेब में रखो। तो वो हँसते हैं मतलब देख के कि जेब में क्यों रखना है, ऐसे फेंक दिया मतलब करके। तो उनको फिर थोड़ा मैंने अपने हिसाब से बताया ना कि देखो रख दो, कुछ नहीं होता है। मतलब उनको समझाने में भी थोड़ा मतलब लगा टाइम, पर समझे वो बच्चे। तो जब भी गाँव जाती हूँ तो जितने भी मतलब मेरे कज़न लोग हैं सब है, तो उनको मतलब काफ़ी अच्छे से मतलब ये चीज़ पता है। तो मतलब थोड़ा मतलब इंस्पायर भी होते हैं बच्चे कि हाँ, एक दूसरे को देखा-देखी में मतलब सीखते हैं कि इसने नहीं फेंका तो मतलब मैं भी ना फेंकूँ। तो वो चीज़ें मतलब थोड़ी अस्मिका बता रही हैं कि जो गाँव की ज़िंदगी के बारे में आपने बताया कि पर्यावरण के प्रति गाँव का कितना अच्छा व्यवहार रहता है, वो पर्यावरण को बचाने के लिए गाँव का हर व्यक्ति तैयार रहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आपने शहर में देखा है, जैसे कार्बन फुटप्रिंट की आप बात कर रहे हैं, जैसे कारपूलिंग, एक व्यक्ति भी वहीं जाना है, दूसरे ने भी वहीं जाना है, तीसरे ने भी वहीं जाना है। छोटी-छोटी दूरियां हम मोटरसाइकिल से, कार से नापते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? और लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी बिल्डिंग जैसा सब्जेक्ट है, आप इस कार्य को लगातार करते रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो पहले के टाइम पे मतलब ऐसा होता था कि हमें जैसे अपने यहाँ से देहरादून आना है, तो सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते थे। अब इतना मतलब सबके घर में मतलब जाना है तो एक पर्सन को जाना है तो अपनी कार लेके ही जाएगा। अब मतलब वही हो गया, हमारी एरिया में पहले सिर्फ़ एक बस जाती थी, देहरादून आना है तो टाइमिंग होती थी। अब ऐसे बुकिंग करके जा रहे हैं, सब अपनी पर्सनल गाड़ी से ही जा रहे हैं, तो इतना पॉल्यूशन हो रहा है। उधर के एरिया में भी मतलब बहुत काफ़ी ये चीज़ अब फ़ैशन में ही आ गई है कि जाना है तो अपनी गाड़ी से जाना है, बस में बैठेंगे, ये करेंगे कि नहीं। तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करें। अगर आपको थोड़ी-सी भी डिस्टेंस में जाना है, कहीं पे भी जाना है और वहाँ पे हमें प्रोवाइडेड है, सरकार ने बस दी है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करें। अपने मतलब पर्सनल उसका मतलब कम से कम यूज़ करें। अगर एक व्यक्ति मतलब जाना भी है तो या तो ऐसा है कि हर परिवार का लोग मतलब अपनी-अपनी चीज़ें लेके नहीं जाए, अपने-अपने व्हीकल लेके ना जाएँ। साथ में जाएँ या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है और इस समय हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान अस्मिका अग्रवाल जी। आप सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में FRA यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हैं और वर्तमान में आप गंगा स्वच्छता मिशन से जुड़े हैं और आपके पास क्षमता विकास की जिम्मेदारी है। आप बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, उनको संवेदनशील बनाते हैं गंगा की स्वच्छता को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जीवन उत्तरकाशी जैसे जिले में बीता है और वो भी एक गांव में। अस्मिका, ये सवाल तो बनता है कि गांव में कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, वो कौन सा ऐसा व्यवहार है जो लोग अमल में लाते हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए? तो जैसे सर जैसे मैंने अपने घर में ही देखा है, तो जैसे हम लोग जैसे कुछ खाते हैं या कुछ बच जाता है, पिंडा बोलते हैं जिसको, तो शहर में ज़्यादातर वो वेस्ट ही जाता है, पर गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में उस चीज़ को स्टोर करके रखते हैं और बाद में गाय पशु उनको ही खिलाते हैं। ऐसे मतलब वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादातर। प्लास्टिक तो मतलब उनका वही रहता है कि ये अलग ही रखना है और खाने वाली चीज़ अलग ही रखनी है। तो गाँव में ये चीज़ तो बचपन से ही बच्चे मतलब सीखते ही हैं कि हाँ, ये खाने की चीज़ है तो पिंडे में ही डालनी है और प्लास्टिक वाली चीज़ मतलब उसमें मिक्स नहीं करना है। तो ये हैबिट बहुत अच्छी है गाँव में मतलब। तो मेरी नानी है, उनको जैसे प्लास्टिक रैपर्स और ये सब होते हैं, तो उनसे वो बैग बनाते हैं। तो पहले तो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल मतलब क्रिएटिविटी दिखाने के लिए ही वो सब करते हैं। तो
धीरे-धीरे मतलब वहाँ के लोगों को वो अच्छा लगा। तो धीरे-धीरे मेरी मतलब नानी ने वहाँ के लोगों को भी ट्रेन किया है, गाँव की औरतों को, पहले खुद की मतलब बहुओं को इन सबको सिखाया है। तो अब वो बच्चों की भी आदत है, वो जैसे चिप्स, कुरकुरे ये सब खाते हैं, तो वो पैकेट ना बचा के रखते हैं कि नानी को देना है, वो बनाएँगी बैग। तो नानी ने उनको बता भी रखा है कि कुछ खाओगे, बिस्किट खाओगे, कुछ भी खाओगे तो रैपर्स फेंकना नहीं, रखना, कि फिर बच्चे मतलब उनके बचपन से ही वही आदत है, वो कुछ भी खाएँगे, टॉफ़ी के छिलके तक भी वो स्टोर रखते हैं। तो हमारे घर में मतलब जितनी भी बैग्स बने हैं, थैले बने हैं, सब मतलब प्लास्टिक वो सब यूज़ करके ही बने हुए हैं। तो जब मैंने ये बात अपनी मैम को बताई थी कि मेरी नानी को मतलब ये सब आता है, तो हमारा एक कैच द रेन कैंपेन चल रहा था। तो हमारी मैम ने बोला कि अपनी नानी को एज़ अ रिसोर्स पर्सन हम बुलाएँगे और वो बच्चों को स्कूल जाके ये सब सिखाएँगे। क्योंकि वो सिर्फ़ वहीं तक नहीं रहना चाहिए ना, थोड़ी आगे के जनरेशन को भी आनी चाहिए वो चीज़, कैसे करना है, क्या करना है। तो वहीं पे हमारी एरिया में बड़कोट करके एक जगह है, तो वहाँ पे वो एक स्कूल है, तो वहाँ पे मेरी मम्मी भी टीचर है, तो उनके द्वारा मतलब इस प्रोग्राम को हमने करा है। तो नानी स्कूल में आके सारे बच्चों को बिठा के अच्छे से मतलब सिखाया कि प्लास्टिक का उन बच्चों को हमने पहले ही बोल रखा था कि आपको जो भी खाओगे इन 10 दिनों में, जितना भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आप यूज़ करोगे उनको स्टोर रखना है, क्योंकि हम ऐसे-ऐसे एक एक्टिविटी करवा रहे हैं। तो उन बच्चों ने सबने मतलब ऐसे था कि जो भी मतलब उन्होंने यूज़ किया होगा, उनकी मम्मी ने दूध के पैकेट्स होते हैं ये सब, तो उन्होंने फेंके नहीं, वो सब बचा के रखे। तो जिस दिन वो एक्टिविटी हो रही थी तो सब बच्चे अपने घर से ही वो वेस्ट लेके आए थे और सबने उसका मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो था उससे मतलब बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाई। तो वो मतलब बहुत अच्छी चीज़ थी कि बच्चे उस चीज़ से बहुत चीज़ सीखे। तो वो उसी एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अभी हमारा ये है कि मतलब उसी चीज़ को हम भी सीखें, मतलब ना कि कैसे-कैसे चीज़ें को हम वो कर सकते हैं। तो जो हमारी ये एक्टिविटी हुई थी कैच द रेन कैंपेन, इसी में हमने एक चल-खल करके एक हमारी एक्टिविटी थी। तो हम पहाड़ों में जैसे देखते कि पानी का बहुत वो होता है, पानी की कमी तो नहीं होती पर जब सूखा पड़ता है तो तब कमी खलती है उस चीज़ की। तो इसलिए हमारे जो ये कैच द रेन कैंपेन हुआ था उसमें चल-खल करके हमने एक एक्टिविटी करवाई। तो गाँव के ऊपर हिली एरिया में ऐसा मतलब चल-खल बनाया और उसमें जैसे बरसातों में पानी स्टोर हो जाता है, तो जब बरसात नहीं होती, खेतों में पानी की ज़रूरत होती है या सिंचाई करनी होती है, बगीचे में जैसे हमारे यहाँ सेब के बगीचे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है पानी की। तो हमेशा मतलब पानी कैसे होता था कि गाँव से ही हमें ऊपर ले जाना पड़ता है पानी स्टोर कर के किसी जरकिन में या किसी चीज़ में। तो जब चल-खल बनाया तो काफ़ी दिक्कतें मतलब कम हुई, क्योंकि बारिश का पानी उसमें स्टोर रहा। तो जब ज़रूरत पड़ी तो वहीं से डायरेक्ट यूज़ करके टाइम भी बचा गाँव के लोगों का और जो मतलब मेहनत थी, एक्स्ट्रा मेहनत, वो कम हुई है। तो ये एक्टिविटी हमारी मतलब काफ़ी अच्छे से अभी हम अलग-अलग जगह जाके इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी इसमें हमने काफ़ी सारी एक्टिविटी करवाई हैं, मतलब हमने क्लीनलीनेस ड्राइव करवाई थी इसमें, प्लांटेशन ड्राइव करवाई थी इसमें। तो इसमें सब बच्चे इन्वॉल्व हुए थे और बच्चों को ही ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। बहुत सही जानकारी अस्मिका आपने दी है। और मैंने भी रुद्रप्रयाग जिले के एक पहाड़ पर, टॉप पर, मैंने इस तरह का चाल खाल देखा है और वहाँ पर पानी इकट्ठा किया गया है, बरसात का पानी इकट्ठा होता है। और जब मैंने गांव के लोगों से पूछा तो कि इसका क्या इस्तेमाल है, तो उन्होंने कहा कि ऊपर जितना भी इलाका है ये पशुओं की के चारागाह हैं, यहाँ पशु चरने आते हैं, वो भी इस पानी को पीते हैं। और नीचे के जितने खेत हैं, डाउन में जितने खेत हैं, सब में नमी रहती है और इसका इस्तेमाल हम अपने खेतों को सिंचाई के लिए करते हैं। बहुत सही जानकारी आपने दी है और पहाड़ में ऐसा होता भी है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को मिल रही हैं, जैसे कि आप गंगा की स्वच्छता की बात कर रहे हैं और बच्चों को, खासकर बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की बात हो रही है और उनको जलीय जीवों के प्रति संवेदनशील बनाने की बात हो रही है। ये मिशन है और कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता विकास, कि हम कितने जागरूक होते हैं। और बहुत बच्चे भी तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब भी आपसे उनको मिलता है। चलते चलते आयुषी, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना पसंद करें। सर एक गाना है चक दे इंडिया फ़िल्म का, बादल पे पाँव है, मैं ये गाना चाहूँगी कि आप प्ले करें। बहुत सुंदर आपने कहा है कि बादल पर पाँव है। बहुत सुंदर गीत आपने हमारे श्रोताओं को सुनाना पसंद किया, आपका बहुत बहुत आभार।
अभी हम मुलाकात कर रहे थे आयुषी पांडे जी से, जो बीएचयू से एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स हैं और भारतीय वन्यजीव संस्थान से जुड़े हैं। आप एनएमसीजी यानी गंगा की स्वच्छता से जुड़े हुए मिशन में कैपेसिटी बिल्डिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपकी एक्सपर्टीज है। हमारे साथ हैं अस्मिका अग्रवाल जी, आप सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में एफआरआई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी आप बड़ा कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रेडियो ऋषिकेश में आकर अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।